नमस्कार, मैं शोभा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आज की कक्षा में। रसायन विज्ञान की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर में कार्यरत हूँ तथा आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में बच्चों हम अध्ययन करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इकाई 14 जैव अणु, जिसमें उपविषय है विटामिन। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व इस अध्याय के अंतर्गत आप सभी जैव अणु पाठ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की संरचना के विषय में अध्ययन कर चुके हैं तथा इसी के साथ शरीर में उनके कार्यों से भी अवगत हैं। छात्रों, आप जानते हैं कि लघु तथा वृहत अणु किन्हें कहते हैं। बच्चों, जैसा आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं तथा प्रोटीन जो होते हैं उनमें अमीन समूह पाया जाता है, अमाइड बंध पाया जाता है। इन दोनों अणुओं को पढ़ते समय आपने ये भी समझा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जिनको हम कहते हैं, वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। अतः ऐसे अणु जिनके अंदर एक से अधिक अणु आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं या उन्हें हम वृहत अणु कहते हैं। इसके बाद दूसरे आपने प्रोटीन पढ़े। प्रोटीन में भी आपने देखा छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती हैं, जिसके कारण प्रोटीन के बड़े अणु बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की संरचना को समझने के पश्चात अब इस यूनिट में आज का हमारा उद्देश्य है इकाई विटामिन को पढ़ना। जिसको पढ़ते समय हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? विटामिन के विषय में सामान्य जानकारी, अर्थात विटामिन किसे कहते हैं, हम विटामिन की परिभाषा को पढ़ेंगे। दूसरी चीज है विटामिन के प्रकार तथा उनके वर्गीकरण के विषय में जान सकेंगे। बच्चों, विटामिन एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के विटामिन होते हैं। हम उन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं, उनको कितने समूहों में बांटा गया है, अतः उनके वर्गीकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात विभिन्न विटामिन के शारीरिक महत्व को समझेंगे, अर्थात ये विटामिन हमारे शरीर में या जीवित जंतुओं या कोशिकाओं के लिए किस प्रकार के कार्य करते हैं, इसके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और विटामिन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, हम विटामिन को किन स्रोत से प्राप्त करते हैं, वो कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनसे हम विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं, तथा उनकी कमी से होने वाले रोग, अर्थात हमारे शरीर में यदि हम उचित मात्रा में विटामिन प्राप्त नहीं करते तो उनकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इस पाठ के अध्ययन के अंतर्गत हमारे प्रमुख शिक्षण बिंदु रहेंगे विटामिन, विटामिन के प्रकार, विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन के स्रोत तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। बच्चों, सर्वप्रथम हम विटामिन के विषय में बात करेंगे। विटामिन क्या होते हैं तथा इनका हमारे शरीर में क्या महत्व है। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। यहाँ पर एक शब्द आया है सूक्ष्म, अर्थात हमें बहुत ही कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी कमी हमारे शरीर में यदि हो जाएगी तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन का इनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं और इन यौगिकों को हम विटामिन कहते हैं, अर्थात वो सूक्ष्म अणु, वो सूक्ष्म पदार्थ या यौगिक जो हमारे शरीर में कमी होने के कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम विटामिन कहते हैं। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें हम बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे पौधे। सामान्य रूप से विटामिन हमारे लिए आवश्यक हैं, परंतु इन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, अतः हमें इन्हें बाह्य स्रोतों से बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। आप जानते हैं जितने भी मनुष्य है वो सभी प्रकार का अपना भोजन पौधों से प्राप्त करता है अथवा जंतुओं से प्राप्त करता है। इसलिए जो हमारा भोजन है उसमें विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए या तो हम पौधों से
उन विटामिन को प्राप्त करेंगे अथवा उन्हें जंतुओं के द्वारा प्राप्त करेंगे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ हमारे कौन कौन से हैं? जैसे हम दूध प्राप्त करते हैं जंतुओं से, अंडा प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, उसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें विभिन्न जंतुओं से, जैसे मछली का तेल होता है, जंतुओं से यकृत प्राप्त किया जाता है। अतः शरीर के उन अंगों में विभिन्न प्रकार के विटामिन विद्यमान होते हैं। पौधे विटामिन का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। मानव आहार नाल में स्थित कुछ बैक्टीरिया विटामिन को उत्पन्न करते हैं। सामान्य रूप से मनुष्य में विटामिन का निर्माण नहीं होता, किंतु आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में, आंत में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया भी रहते हैं। अतः ये बैक्टीरिया कुछ विटामिन का निर्माण कर सकते हैं, किंतु सभी विटामिन का निर्माण नहीं कर सकते। विटामिन को जानने के पश्चात अब हम विटामिन की परिभाषा पर आते हैं कि उनकी शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, हम उन्हें बाह्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। अतः यदि हम विटामिन की परिभाषा को देखें तो विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए शरीर में तरह तरह की जैविक क्रियाएं होती हैं। बच्चों, हमारा शरीर एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है। हमारे शरीर में तरह तरह की रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। हमारी आंतों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हर एक शरीर के अंग एक फैक्ट्री की तरह कार्य करता है, जिसमें तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिन्हें हमें जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। तो ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ, दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है कार्बनिक पदार्थ, अर्थात ये सभी पदार्थ जो विटामिन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। इष्टतम वृद्धि का क्या अर्थ है? कि जीव वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं। हम देखते हैं एक छोटा बच्चा है, बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उस समय जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तब कहा जाता है कि इसके भोजन में विटामिन की उचित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वृद्धि के लिए, वृद्धि को सही प्रकार प्राप्त करने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हमें स्वस्थ रहने के लिए, अर्थात हम स्वस्थ रहें, हमें किसी प्रकार का रोग ना हो, हमारा इम्यून सिस्टम अर्थात हमारी सुरक्षा तंत्र सही प्रकार से कार्य करे, इनको करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन को A, B, C, D, E, K आदि अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सामान्य रूप से विटामिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जिनके नाम को समझना एवं याद रखना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। अतः इनके लिए हमने तरह तरह के अक्षरों का इस्तेमाल किया, जिससे इनको समझने में, याद रखने में परेशानी ना हो, और वो बहुत ही सामान्य से अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है A, B, C, D, E और K। वास्तव में विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, वाइटल तथा एमीन। आरंभ में पॉलिश वैज्ञानिक बायोकेमिस्ट फंक ने सबसे पहले विटामिन को खोजा, और उन्होंने देखा कि शरीर के अंदर कुछ पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा में कमी होने से भी रोग हो जाते हैं, जिनको उन्होंने विटामिन नाम दिया। उस समय जिस विटामिन की खोज की गई थी उसे बायोटिन कहा गया, और उसे विटामिन H नाम दिया गया। उस समय उसके अंदर अमीन समूह उपस्थित था। आप सभी जानते हैं अमीन समूह क्या होता है? NH2 समूह। अतः उस समय के विटामिन में NH2 समूह पाया जाने के कारण, क्योंकि वाइटल अर्थात जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, ऐसे अमीन जो हमारी जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उनको सामान्य रूप से चलने में, हमें स्वस्थ रखने में, हमारी वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम विटामिन कहते हैं। प्रारंभ में पहचाने गए विटामिन में एमिनो समूह NH2, आप देखिए यहाँ पर लिखा है NH2 उपस्थित था।
इस NH2 समूह के उपस्थित होने के कारण ही उस समय विटामिन को वाइटल अमीन अर्थात विटामिन नाम दिया गया। बच्चों, किंतु बाद में धीरे धीरे बहुत सारे विटामिन की खोज हुई तथा उनके शरीर में विभिन्न कार्यों को भी देखा गया। तो बाद में ऐसा पाया गया कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी विटामिन के अंदर अमीन समूह उपस्थित हो। अतः उसको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए हमने विटामिन से ई को हटा दिया और बाद में केवल विटामिन रह गया, जहां ई को हटाने के बाद VITAMIN लिखा जाने लगा, अर्थात अमीन को उससे हटा दिया गया। आवश्यक नहीं है कि अमीन समूह उसमें NH2 समूह उपस्थित हो, इसलिए विटामिन को VITAMIN लिखा जाता है। बच्चों, अब हम विटामिन के वर्गीकरण पर आते हैं। जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजी के अक्षरों A, B, C, D, E और K के द्वारा हम विटामिन को प्रदर्शित करते हैं। अब उनके वर्गीकरण के लिए, क्योंकि सभी विटामिन अलग अलग प्रकार के समूहों के हैं, उन्हें हम एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट को हम एक सामान्य सूत्र से दर्शा सकते हैं, जिसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। अतः हम CXH2O के बाहर Y लगाकर उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। किंतु विटामिन क्योंकि अलग अलग समूहों के बहुत ही कॉम्प्लेक्स अणु होते हैं, अतः इनको दर्शाने के लिए, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए सामान्य सूत्र इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अतः इनको वर्गीकृत करते समय वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि इनकी वर्गीकरण इनकी विलयता के आधार पर किया जाता है। विलयता अर्थात कोई पदार्थ किस विलायक में विलय है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। हमारे पास दो प्रकार के विलायक हैं। पहला है वसा में विलय विटामिन। वो विटामिन जो वसा अर्थात तेलों में घुल जाते हैं, उन्हें हम वसा में विलय विटामिन कहते हैं। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अतिरिक्त जल में विलय विटामिन, विटामिन B और विटामिन C, ये दोनों विटामिन जल में विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। वसा में विलय विटामिन, इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा या तेल में विलय होते हैं परंतु जल में अविलय होते हैं। उदाहरण के लिए A, D, E और K। ये विटामिन यकृत तथा एडिपोज वसा संग्रहित करने वाले ऊतक में संग्रहित होते हैं। क्योंकि ये विटामिन वसा में घुलनशील हैं, अतः ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर यकृत में जाकर स्टोर कर लिए जाते हैं। जितने विटामिन की आवश्यकता शरीर को होती है, उतने विटामिन का प्रयोग शरीर कर लेता है और जो उसकी अतिरिक्त मात्रा है, वह अतिरिक्त मात्रा यकृत में या एडिपोज, वो ऊतक जो हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है तथा वसा को संग्रहित करने का कार्य करता है, उस एडिपोज ऊतक में ये विटामिन संग्रहित कर लिए जाते हैं। और जैसी आवश्यकता शरीर को पड़ती है, उस आवश्यकता के अनुरूप शरीर इन विटामिन को समय समय पर रिलीज करता रहता है। हमारा यकृत रिलीज करता है, हमारा एडिपोज रिलीज करता है और हमारे शरीर में उनकी कमी को पूरा कर देता है। जल में विलय विटामिन, इस वर्ग के अंतर्गत विटामिन जल में विलय होते हैं, जैसे विटामिन बी तथा विटामिन सी। इस वर्ग के विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में बनी रहती है, क्योंकि यह आसानी से मूत्र द्वारा शरीर से उत्सर्जित होते रहते हैं। इन्हें शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। अब आप एक शब्द देखिए, इससे पूर्व में वसा में विलय विटामिन के विषय में मैंने आपको बताया, ये शरीर में संचित कर लिए जाते हैं यकृत तथा एडिपोज में,
किंतु विटामिन जो जल में घुलनशील हैं लगातार हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, हमारे मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण इनकी आपूर्ति हमें समय समय पर करनी पड़ती है। इनकी आवश्यकता शरीर को समय समय पर होती है। विटामिन बी कई विटामिनों का संग्रह है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। आरंभ में ये माना जाता था कि विटामिन बी अकेला है, लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि विटामिन बी अकेला नहीं होता, वह कई सारे विटामिनों का संग्रह होता है। B1, B2, B6, B12 और भी बहुत सारे विटामिन बी के अन्य नाम आ गए हैं। इसलिए हम विटामिन बी को लिखते समय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अर्थ ये है कि वो अकेला विटामिन नहीं है, कई सारे विटामिनों का संग्रह है। सभी विटामिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं का संचालन हेतु अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। उपापचयी क्रियाएं वो सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में उपचय और अपचय की होती हैं, ऊर्जा को निकालने वाली, रिलीज करने वाली या शरीर के निर्माण की क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अतः इन सभी उपापचयी क्रियाओं का सही प्रकार से संचालन होने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन की कमी तथा अधिकता, यहाँ पर शब्द अधिकता भी आया है। कमी और अधिकता दोनों ही के कारण शरीर में रोग हो जाते हैं। विटामिन की कमी के कारण भी शरीर में रोग होते हैं और विटामिन की अधिकता के कारण भी शरीर में रोग होते हैं। किंतु एनसीईआरटी की आपकी किताब में केवल विटामिन की कमी से होने वाले रोगों का ही वर्णन है। अतः इसमें चर्चा करते समय हम केवल उन विटामिन की ही चर्चा करेंगे जिनकी कमी से शरीर में रोग हो जाते हैं। तो आगे एक चार्ट के द्वारा किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है मैं आपको समझाऊंगी। कुछ विटामिन के स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक चार्ट प्रदर्शित किया गया है जिसमें विटामिन का नाम, उसके स्रोत तथा उसकी हीनता अर्थात कमी से होने वाले रोगों को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए को प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन तथा दूध। मछली का तेल जिसे हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, यकृत से, और गाजर, मक्खन। अक्सर आपने सुना होगा कि आँखों की कमी है, आँखों में परेशानी है तो आप गाजर खाएं, जिसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिसकी कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया तथा रात्रि अंधता रोग होता है। जीरोप्थेल्मिया रोग के विषय में मैं बताना चाहूँगी, ये वो रोग होता है जिसमें हमारी आँख का कॉर्निया मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसके कारण देखने में परेशानी होती है। और रात्रि अंधता क्या रोग है? वो रोग जिसमें कम प्रकाश में, धीमे प्रकाश में व्यक्ति सही प्रकार नहीं देख पाता, उसे हम रात्रि अंधता कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B1 जिसे थायामीन भी कहते हैं। ये दूध के द्वारा, खमीर के द्वारा, हरी सब्जियों व दालों के द्वारा प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग के बाद विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये दूध, अंडे की सफ़ेदी, यकृत तथा गुर्दा इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा इसकी कमी से कीलोसिस या जिसे ओष्ठ विदीर्ण, पाचन संबंधी रोग तथा त्वचा पर जलन। कीलोसिस, ओष्ठ विदीर्ण का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा कुछ लोगों के होंठ बराबर से दोनों साइड से फट जाते हैं। ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, होठों का फट जाना। विटामिन B6 जिसे पेरिडॉक्सिन कहते हैं, खमीर, दूध, अंडपीत, दालें, मांस, मछली और दही से प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण शरीर में मरोड़ पड़ना जिसे कन्वर्जन्स कहते हैं वो होता है, अर्थात शरीर में ऐंठन हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं,
जिनके कारण मरोड़ पड़ना जैसे रोग होते हैं। विटामिन B12 जिसे साइनोबैलामिन कहते हैं, ये मांस, मछली, अंडे तथा दही से प्राप्त होता है। इससे प्रणाशी रक्त अल्पता, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी। आप सभी जानते हैं जो हमारी आरबीसी होती हैं, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, और इनमें एक तत्व पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये मुख्य रूप से रक्त के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का ऑक्सीजन कैरियर माना जाता है। तो प्रणाशी रक्त अल्पता या आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, अर्थात जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण वो रक्त कणिकाएं सही प्रकार से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती। विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल, ये मुख्यतः नींबू वंशीय सिट्रस फल जैसे आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां इत्यादि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़ों की रक्त बहना, स्कर्वी रोग क्या होता है, मसूड़े हमारे उनसे रक्त बहने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में उद्भासन तथा मछली अंडे का पीतक, मछली के द्वारा और अंडे के पीतक अर्थात अंडे के पीले भाग के द्वारा प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण छोटे बच्चों में रिकेट रोग या बच्चों में अस्थि विकृतता, छोटे बच्चों में अलग इसके लक्षण हैं, बड़ों में अलग लक्षण हैं। यदि छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो अस्थि विकृतता अर्थात उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और ऑस्टियोमैलेशिया या अस्थि मृदुता, वयस्कों में जोड़ों में दर्द तथा अस्थि मृदुता नामक रोग होता है। ऑस्टियोमैलेशिया के अंतर्गत जो हमारी हड्डियां होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, अर्थात उसका कैल्सिनेशन सही प्रकार नहीं हो पाता, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हड्डियां छेददार पोरस हो जाती हैं विटामिन डी की कमी के कारण। इसको प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अक्सर धूप में लिटाकर उनकी तेल से मालिश की जाती है, और ये कहा जाता है कि छोटे बच्चे को सुबह की धूप अवश्य दिखानी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की आपूर्ति हमें सूर्य के प्रकाश से होती है। अतः सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं, टोकोफेरॉल्स अर्थात ये अकेला नहीं है, ये भी कई सारे विटामिन का, कई सारे ऑयल्स का समूह है। सब्जियों के तेल उदाहरणार्थ गेहूँ, अंकुरित तेल तथा सूर्यमुखी के तेल से प्राप्त होता है। इससे आरबीसी के बुरबुरेपन में वृद्धि होती है तथा मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। इसके पश्चात विटामिन के जिसे फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, ये हमें हरी पत्ते वाली सब्जियों से प्राप्त होता है तथा इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने में वृद्धि हो जाती है। बच्चों, यदि हमें कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा जब चोट लगती है उसके कुछ समय के पश्चात हमारे कटे हुए स्थान से रक्त बहना स्वतः ही बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। परंतु यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो विटामिन के की कमी के पश्चात रक्त का थक्का जमने का समय बढ़ जाता है, अर्थात बहुत लंबे समय तक रक्त हमारे शरीर से बहता रहता है, और रक्त के अधिक समय से तक बहने के कारण शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। अतः विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में हमारी सहायता करता है। इस चार्ट के द्वारा समझने के बाद कि हमारे शरीर में विटामिन का क्या कार्य होता है तथा विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी के कारण शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, अब हम पाठ के सारांश पर आते हैं, अर्थात आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले शरीर में विटामिन की अल्प मात्रा से में आवश्यकता होती है, परंतु इनकी कमी से शरीर में विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उचित मात्रा में नित्य के भोजन में विटामिन ग्रहण करने से शरीर विभिन्न रोगों से मुक्त रहता है। दूसरा,
विटामिन बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तीसरा, विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, तथा चौथा, विटामिन बी को पुनः कई विटामिनों का समूह माना जाता है, B1, B2, B6, B12 आदि। अब इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद, इसको समझने के बाद आप लोग इस पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य करेंगे, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स पार्ट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि इस पार्ट से विटामिन वाला जो हिस्सा आज आपको पढ़ाया गया उसमें से अक्सर वैकल्पिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर का प्रश्न इसमें से आता अवश्य है, या तो 1 नंबर का आएगा आपको विटामिन के बारे में लिखने के लिए, या आपको कोई वैकल्पिक प्रश्न दे दिया जाएगा जिसमें आपको सही विकल्प चुनना होगा, अथवा इसमें कभी कभी 5 नंबर का प्रश्न भी आता है। अतः आपकी NCERT की बुक में, मैंने NCERT की बुक से ही आपका क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, वहीं पर 14.19 जो है आपकी NCERT की बुक में क्वेश्चन, और दूसरा 14.20 क्वेश्चंस दोनों आपकी बुक में दिए गए हैं। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। विटामिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? जैसा मैंने आपको अभी बताया, विटामिन को उनकी विलयता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जल में विलय विटामिन तथा वसा में विलय विटामिन। रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम दीजिए। अभी आपको बताया गया विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, विटामिन ए व सी हमारे लिए आवश्यक क्यों है और इनके महत्वपूर्ण स्रोत दीजिए। अर्थात विटामिन ए हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, विटामिन सी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, इनकी कमी के कारण शरीर में कौन से रोग होते हैं, इस पर आप चर्चा करेंगे, इसको लिखेंगे। इस गृह कार्य को आप बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें बहुत अधिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई हैं। अतः इसको याद करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। आज की क्लास में आपने जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया काफ़ी समझ आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अपने घर में अच्छी प्रकार अध्ययन करेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आज की कक्षा इसी के साथ समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम इससे अगला टॉपिक लेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। तब तक के लिए सभी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें तथा अपने घर में रहें और रहकर पढ़ाई करते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।